So welcome friends, and today we are going to cover topic neuroglia. So let's get started. So the first question is what is neuroglia? So in my previous videos I have already explained that these are the supporting cells which support the neuron cells. ठीक है. नाउ अब हम देखते हैं न्यूरोग्लिया का जो है वो पोजीशन कहाँ पर होता है, उसके काम क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इन सब के और कितने तरह के होते हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम जल्दी से जानेंगे. तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं सेल्स ऑफ पिया मैटर है. ठीक है, पिया मैटर क्या होता है? जो ब्रेन के सबसे नज़दीक की जो कवरिंग होती है उसको हम पिया मैटर करते हैं. तो दिस इज द सेल्स ऑफ पिया मैटर. एक मिनट. सो दिस इज द सेल्स ऑफ पिया मैटर. ठीक है, ये पिया मैटर के सेल्स हैं. नाउ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या होते हैं? जिस तरीके से पीएनएस में शॉन सेल्स होता है वैसे ही सीएनएस में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं जो कि माइलिन सीट को बनाते हैं. सो दिस इज ए ओलिगोडेंड्रोसाइट. ठीक है, दूसरी बात है ये देख लीजिए एस्ट्रोसाइट्स के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं. यहाँ पर आप पहले फिगर्स को ध्यान दे लीजिए. एस्ट्रोसाइट्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं. एक होता है प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट और दूसरा होता है फाइब्रस एस्ट्रोसाइट. इन सब के फंक्शन क्या हैं ये सब हम अभी जानेंगे पूरी डिटेल्स में. अभी आप फिगर को अपने ध्यान में रख लो. ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट जो होते हैं इनके जो प्रोसेसेस होते हैं, जो निकला हुआ होता है ना रेसे जो होते हैं वो छोटे होते हैं, और फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स के रेसे जो होते हैं वो बहुत ही लंबे होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रही हो ये काफ़ी लंबे हैं. ठीक है, दूसरा ये देखो न्यूरॉन्स के बारे में तो आपने पढ़ा है. ये न्यूरॉन्स की सेल बॉडी है और ये एक्सॉन है. ठीक है, आप देखिए. उसके बाद न्यूरोग्लियल सेल एक छोटा सा सेल होता है. ठीक है, इसकी फंक्शन क्या है? ये जनरली जो डर्बीज होते हैं ना ब्रेन के अंदर, जो भी डेड बॉडीज़ होते हैं, सेल के डेड बॉडीज़ होते हैं, उन सबको खा जाते हैं. माइक्रोफाज का काम करते हैं एक्चुअली में. ठीक है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. और ये है एपेंडाइमल सेल. तो एपेंडाइमल सेल एक कोलुमनर टिश्यूज होते हैं जिनका काम होता है सीएसएफ बनाना. ठीक है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बनाना. सॉरी. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल्स पढ़ते हैं इनके बारे में. सो देयर आर 6 टाइप ऑफ न्यूरोग्लिया सेल्स. वन इज एस्ट्रोसाइट्स. फर्स्ट इज एस्ट्रोसाइट, देन ओलिगोसाइट्स, माइक्रोग्लिया, एपेंडाइमल सेल्स. एंड ये चार तरह के जो सेल्स होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं सीएनएस में. ये सीएनएस में पाए जाते हैं. ठीक है, और उसके बाद पीएनएस जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें दो तरह के पाए जाते हैं. एक तो पहला तो श्वान सेल होता है और दूसरा सैटेलाइट सेल्स होता है. हम सब इसके बारे में आज इसी के बारे में सारी डिटेल्स पढ़ेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द एस्ट्रोसाइट्स. तो एस्ट्रोसाइट्स होता क्या है? एस्ट्रोसाइट जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, एस्ट्रो मतलब स्टार्स, तो स्टार शेप्ड होते हैं. ये क्या होते हैं? ये स्टार शेप्ड होते हैं. सो दीज आर लाइक स्टार. सॉरी. ठीक है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ एस्ट्रोसाइट्स. वन इज प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट एंड अनदर इज फाइब्रस एस्ट्रोसाइट. जो कि मैंने बताया कि प्रोटोप्लाज्मिक जो होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट ब्रांच्ड होते हैं एंड जनरली ये कहाँ पाए जाते हैं? ये सीएनएस में पाए जाते हैं, हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं. ठीक है ना, ऊपर के पार्ट में पाए जाते हैं जो कि ग्रे होता है, ग्रे मैटर में पाए जाते हैं. फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स जो होते हैं लॉन्ग होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं. आप एक कनेक्शन बना लीजिए कि लॉन्ग होगा तो एक्सॉन भी लॉन्ग होते हैं, तो एक्सॉन के साथ साथ ये जाएंगे, तो इसलिए ये लॉन्ग अनब्रांच्ड होते हैं एंड दे फाउंड इन वाइट मैटर. ये वाइट मैटर में पाए जाते हैं. तो ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक कहाँ पाया? ग्रे मैटर में. फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स वाइट मैटर में पाया गया. द प्रोसेस ऑफ एस्ट्रोसाइट में कॉन्टैक्ट द इनकी जो प्रोसेसेस होती है ना, एस्ट्रोसाइट्स की जो प्रोसेसेस होती हैं, जो निकला हुआ होता है रेस की तरह, ये इनका काम क्या है? ये ब्लड कैपिलरीज और न्यूरॉन्स के कांटेक्ट में आते हैं और पिया मैटर के कांटेक्ट में आते हैं. ये एस्ट्रोसाइट्स ना सबको एक मतलब ये समझ लो कि ये एक
क्या बोलते हैं, विष्णु जी हैं, विष्णु जी, हाँ विष्णु जी, एक हाथ से शंख पकड़े, एक हाथ से गदा पकड़े, एक हाथ से चक्र पकड़े हुए हैं। तो ये भी एस्ट्रोसाइट है ना, एक तरफ से ब्लड कैपिलरीज से कांटेक्ट बनाए हुए हैं, दूसरे तरफ से न्यूरॉन्स से, फिर पिया मैटर से, इस ये पूरे स्पाइन, मतलब इसका काम क्या है, एस्ट्रोसाइट को इस सब से कांटेक्ट बनाता है, चीज़ों का आदान प्रदान करता है, इस सब करता है। आगे चलते हैं, देखते हैं। तो फंक्शन ऑफ एस्ट्रोसाइट्स में ये क्या है, ये एस्ट्रोसाइट जो है ना माइक्रोफिलामेंट्स कंटेंट करते हैं। इन जो इनके प्रोसेसेस होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स के जो प्रोसेसेस होते हैं, एक मिनट यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। ये जो एस्ट्रोसाइट्स के प्रोसेसेस हैं, ठीक है, ये तो यहाँ पर ये क्या किए हुए हैं, ये माइक्रोफिलामेंट से बने हुए, ये जो प्रोसेसेस आप देख रहे हो ना, ये माइक्रोफिलामेंट से बना हुआ है, ठीक है। तो ये माइक्रोफिलामेंट का काम क्या है, स्ट्रेंथ देना, तो वो सेल्स को स्ट्रेंथ देते हैं। दूसरी बात है कि जो ये एस्ट्रोसाइट्स है ना, ये रैप्ड होते हैं ब्लड कैपिलरीज से, न्यूरॉन्स से, ठीक है। ये क्या करते हैं, जैसे कि ब्लड कैपिलरी आया, ठीक है, ब्लड कैपिलरी अब न्यूरॉन्स के पास जाना चाहेगा, लेकिन बीच में कौन आ गया, एस्ट्रोसाइट, ये पेन आ गया एस्ट्रोसाइट। ये बोला भाई तुम डायरेक्ट मत कॉन्टैक्ट में जाओ, ब्लड के कॉन्टैक्ट में डायरेक्ट, ब्लड न्यूरॉन्स के कॉन्टैक्ट में डायरेक्ट में जाओ। एस्ट्रोसाइट जो है वो बीच में आ जाते हैं। तो ये क्या बनाते हैं, ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं, ठीक है ना। ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं, जिसके कारण से जो एंडोथेलियल सेल्स की जो परमेबिलिटी होती है उसको वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो है ना कि ब्रेन जो है, आप समझिए कि न्यूरॉन जो है डिवाइड नहीं होंगे, वो जो बन गए हैं सो बन गए हैं। तो ब्लड में कुछ भी आ जाए, ठीक है, और वो इजीली से न्यूरॉन्स तक पहुंच जाए, तो हमारा ब्रेन डैमेज हो सकता है। इसलिए ब्लड ब्रेन बैरियर बनाया गया, कुदरत ने ब्लड ब्रेन बैरियर बनाया, जिसके कारण से बहुत ही सेलेक्टिव चीज़ें ही ब्रेन के अंदर जा सकें। और एस्ट्रोसाइट क्या करता है, इस प्रोसेस को, इस चीज़, इसमें एक रोल अदा करता है, ये बीच में एक बैरियर बन जाता है, ठीक है। इट रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द ब्लड एंड इंटरस्टेलियल फ्लूइड ऑफ सीएनएस, ठीक है। फिर एस्ट्रोसाइट और का काम क्या है, ये एक तरह का कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं जो कि रेगुलेट करता है ग्रोथ, माइग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन ऑफ अमंग न्यूरॉन्स। जब बच्चा होता है ना एम्ब्रायो स्टेट में, तो एम्ब्रायो स्टेज में ना एस्ट्रोसाइट एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है। ये क्या करता है, रेगुलेट द ग्रोथ, माइग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन अमंग द न्यूरॉन्स, जो न्यूरॉन्स के ग्रोथ को रेगुलेट करता है। माइग्रेशन, एक न्यूरॉन अगर बन गया है, मैच्योर हो रहा है, तो सही जगह पे वो प्लेस हो जाए। दूसरा, इंटरकनेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स के बीच में जो सिनैप्स होते हैं ना, डिफरेंट सिनैप्स, जितना ज़्यादा सिनैप्स होगा किसी के ब्रेन में, वो आदमी उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, उसकी लर्निंग पावर ज़्यादा हो सकती है, मेमोरी ज़्यादा हो सकती है, उसके शरीर के कोऑर्डिनेशंस बहुत अच्छे हो सकते हैं, जो जितना ज़्यादा न्यूरॉन्स से सिनैप्स करेगा। तो ये बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। एंड उसके अलावा जो अगर फिजियोलॉजी पे आए, तो ब्रेन सेल्स के फिजियोलॉजी में भी इसका बहुत बड़ा योगदान। ये क्या करता है, रेगुलेट करता है कंसंट्रेशन ऑफ आयंस सच एज कैल्शियम, आयंस सच एज कैल्शियम, पोटेशियम, इस ठीक है, सच एज कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम, इन तरह के आयंस को रेगुलेट करता है, इनके कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है, जिससे कि जो एक एक्शन पोटेंशियल के लिए रिक्वायर्ड इन्वायरमेंट हो, वो प्रॉपर तरीके से बना रहे, ठीक है। एक्सेस ऑफ, और जो मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था कि जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं ना सिनेप्टिक क्लब में, तो जितने न्यूरोट्रांसमीटर जाकर रिसेप्टर्स पर जमा हो गए और कंडक्शन को आगे बढ़ा दिया, बाकी जो बचे हुए न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एस्ट्रोसाइट्स ना उनको टेकअप कर लेते हैं, एस्ट्रोसाइट उनको इनगल्फ कर लेते हैं, ठीक है, वापस, सो दैट कि ये फिर से यूज में आ सके, ठीक है। और एस्ट्रोसाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या है, न्यूट्रिएंट्स को ना ब्लड में ही सारा न्यूट्रिएंट आता है, तो ब्लड से न्यूट्रिएंट को लेना और अपने पास ब्लड से बोला कि भाई तुम मेरे को दे दे, मैं ब्रेन को दे दूंगा, तो ब्लड से न्यूट्रिएंट को लिया, फिर रेगुलेशन किया, उसमें फिजियोलॉजी
एस्ट्रोसाइट के अंदर की जो फिजियो प्रोसेस है वो हुआ, उसके बाद से एक सिलेक्टिव न्यूट्रिएंट कैटेगरी जो ब्रेन में जाना चाहिए, जिसकी परमेबिलिटी है ब्रेन में, बस उसी को ब्रेन में पहुंचाता है। ये एस्ट्रोसाइट का काम है ना। तो ये हो गया एस्ट्रोसाइट्स के बारे में हम जान गए। अब ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, सो दिस रिसेंबल एस्ट्रोसाइट्स बट आर स्मॉलर एंड कंटेन फीवर प्रोसेसेस। ये भी एस्ट्रोसाइट की तरह ही होते हैं लेकिन स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं, एंड कंटेन फीवर प्रोसेसेस, बहुत छोटे मतलब बहुत कम इनके प्रोसेसेस होते हैं, मतलब निकला हुआ जो होता है ना साइड से, ये बहुत कम होते हैं। जैसे कि शॉन सेल्स होते हैं, शॉन सेल्स जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मैलिन सीड बनाता है, सीएनएस में मैलिन सीड का फॉर्मेशन कौन करता है? ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये जो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स हैं ये करते हैं। सो माइक्रोग्लियल सेल्स और माइक्रोग्लिया, इनका काम ये क्या होते हैं? ये छोटे से सेल्स होते हैं, ठीक है, विथ सिलेंड्रिक प्रोसेस है, ये होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? ये फैगोसिटिक काम करते हैं, ठीक है। ये फाइगोसाइटोसिस ऑफ सेल, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, फाइगोसाइटोसिस कर रहे हैं, यहाँ पर सिनेप्टिक स्ट्रिपिंग कर रहे हैं, सिनेप्टिक इनगल्फिंग एंड साइटोकाइन रिलीज, ये साइटोकाइन भी रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इनका फंक्शन मेनली फैगोसिटिक होता है। लाइक टिश्यू माइक्रोफाज, दे रिमूव सेलुलर डेब्रिस फ्रॉम formed during normal development of the nervous system, and phagocyte microbes and damage nervous tissues, ठीक है। तो जो भी माइक्रोब्स अगर गलती से भी ब्रेन में आ गए या फिर नर्वस टिश्यू जो मर गए हैं, डेड हो गए हैं, उनके जो डेड बॉडीज़ हैं उनको ये खा जाते हैं, ठीक है। अब एपेंडाइमल सेल्स, एपेंडाइमल सेल्स क्या है भाई? ये एपेंडाइमल सेल्स आर क्यूबाइडल कॉलमनर सेल्स अरेंज्ड इन सिंगल लेयर दैट प्रोसेस माइक्रोविलाई एंसिलिया। आप देखिए यहाँ पर माइक्रोविलाई एंसिलिया आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक मिनट दे ही रहा है, अच्छे से दिखा दें। ये देखिए, ये माइक्रोविलाई और सीलिया जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर भी आप इसको देख पा रहे हो, ठीक है। दिस सेल्स लाइन द वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन ऑफ सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। जो ब्रेन वेंट्रिकल जो होता है ना, जिसमें स्पाइनल फ्लूइड बना रहता है, ठीक है। तो ब्रेन वेंट्रिकल में जहाँ स्पाइनल फ्लूइड बना रहता है वहाँ पर ये लाइनिंग का काम करते हैं। और इसको आप ये भी समझ लो कि जो CSF बनता है ना, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बनता है हमारे ब्रेन में, ये प्रोडक्शन कहाँ पे होता है कि कौन सेल करता है? एपेंडाइमल सेल ही करता है प्रोडक्शन इसका, ठीक है। तो वंस अगेन इस फिगर पे आ जाते हैं। पहले हमने आपको ये फिगर दिखाया था तो उससे मैं आपको कम एक ओवरऑल नटसेल दे दिया था मैंने आपको। अब आप इसको बढ़िया से देख सकते हैं, एक बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ओलिगोडेंड्राइट छोटे से सेल्स होते हैं जो कि माइलिन सीट बनाते हैं, ठीक है। ये CNS के अंदर जो है माइलिन सीट, देखिए यहाँ पर माइलिन सीट जो है ये कौन बना रहा है? ये ओलिगोडेंड्राइट्स बनाते हैं। माइक्रोग्लियल, ये ग्रीन कलर का जो है ये फैगोसिटिक एक्टिविटी है इसका। न्यूरॉन्स आप जानते ही हैं, ब्लड कैपिलरीज ये है, ठीक है। फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स, ये न्यूरॉन्स के साथ साथ चलते रहते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट छोटे से प्रोसेसेस होते हैं, ये भी न्यूरॉन्स से कनेक्ट करते हैं, एक तरफ ब्लड कैपिलरीज से भी कनेक्शन में रहते हैं। तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं, ठीक है। और एपेंडाइमल सेल्स को आप यहाँ पर देख ही रहे हो, ये इसके नीचे क्या होगा? CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो ये पिया मैटर और इधर CSF, और ये बीच में क्या? ब्रेन, यही पूरा ब्रेन है, ठीक है ना। ये है ब्रेन का लेयर, ठीक है, यही पूरे ब्रेन का लेयर है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? ब्रेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। न्यूरोग्लिया ऑफ PNS। अब PNS में जो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं वो दो तरह का होता है। पहला तो होता है श्वान सेल, जिसके बारे में आप जानते हैं, और दूसरा होता है सैटेलाइट सेल्स, जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दोनों के बारे में हम जानेंगे। श्वान सेल्स के बारे में बहुत कन्फ्यूजन कि श्वान सेल्स होता कैसे है, ये काम कैसे करता है,
ठीक है। तो ये सबसे तो मैलिन सीट बनाता है, मैलिन सीट बनाने का काम किसका है? श्वान सेल्स का ही है, ये सब जानते हैं। तो आप अब एक एक्सोन जो पीएनएस में ना, एक एक्सोन पर अगर वो माइलिनेटेड एक्सोन है तो उस पर बहुत सारे श्वान सेल्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर, एक पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो एक एक्सोन पर बहुत सारे श्वान सेल्स हो सकते हैं। और दूसरा क्या हो सकता है, एक ही श्वान सेल्स बहुत सारे अनमाइलिनेटेड एक्सोन्स को कवर भी कर सकता है। देखिए ये एक श्वान सेल है, ये ओनली वन श्वान सेल है, जो कि ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर फिगर में 7 अनमाइलिनेटेड एक्सोन्स को कवर किए हुए हैं। ठीक है, तो श्वान सेल्स दो तरीके से हो सकते हैं, आपको समझ में आ गया। अभी तक तो यही कॉन्सेप्ट था कि एक एक्सोन पर बहुत सारे श्वान सेल्स होते हैं जो माइलिनेशन को बनाते हैं, लेकिन श्वान सेल्स वहाँ भी होते हैं जहाँ माइलिनेशन नहीं होती है, या कह लीजिए बहुत कम माइलिनेशन होती है। ठीक है, अब यहीं पर ये सैटेलाइट सेल्स है। सैटेलाइट सेल्स क्या होता है, जहाँ पर ना न्यूरॉन्स बॉडी होती है ना, गैंग्लिया, गैंग्लिया के ऊपर ये सैटेलाइट सेल्स चिपके हुए होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, श्वान सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है वो भी हम बात करेंगे। तो श्वान सेल्स ओलिगोडेंड्राइट्स सीएनएस में होता है, मैलिन सीट बनाता है, और श्वान सेल्स कहाँ बनाते हैं? पीएनएस में मैलिन सीट बनाते हैं। ठीक है, सिंगल ओलिगोडेंड्राइट्स माइलिनेट्स सेवरल एक्सोन्स। जो ओलिगोडेंड्राइट्स होते हैं जो सीएनएस में होते हैं वो एक से ज़्यादा एक्सोन्स को माइलिनेट करते हैं, बट श्वान सेल्स माइलिनेट ओनली ए सिंगल एक्सोन। एक श्वान सेल जो है एक ही एक्सोन को माइलिनेट करेगा। A single swan cell can also enclose as many as 20 or more unmyelinated axons, ये भी मैंने आपको बता दिया। And swan cells participate in axon regeneration। ठीक है, तो मेन काम क्या है श्वान सेल्स का? भाई एक्सॉन्स का रीजनरेशन करते हैं, उनको रिपेयर करते हैं। ठीक है, एक्सॉन्स का रिपेयर और रीजनरेशन बहुत ज़रूरी है, ये काम श्वान सेल्स का है। ठीक है, नाउ सैटेलाइट सेल्स। सैटेलाइट सेल्स क्या होती है? फ्लैट सेल्स होते हैं दैट सराउंड द बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स, दैट सराउंड द बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ पीएनएस गैंग्लिया। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो गैंग्लिया होते हैं, जो क्लस्टर ऑफ जो सेल्स होते हैं, ठीक है, उस वहाँ पर ये एक कवरिंग प्रोवाइड करते हैं। बिसाइड प्रोवाइडिंग द स्ट्रक्चरल सपोर्ट, सैटेलाइट सेल रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूरोनल सेल्स बॉडीज एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जो न्यूरोनल सेल्स होते हैं ना, उसके बाहर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होते हैं, तो ये क्या एक्सचेंज प्रोवाइड करते हैं आयंस का, मटेरियल्स का। ये काम होता है स्ट्रक्चरल सैटेलाइट सेल्स का। ठीक है, अब चलिए हम आते हैं माइलिनेशन पे। श्वान सेल जो है माइलिनेशन कैसे करता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये श्वान सेल, एक पूरा श्वान सेल है, तो ये क्या करता है ना, ऐसे ऐसे धीरे धीरे इस तरीके से ना घूमता घूमता, ये घूमता 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 ऐसे माइलिन सीट ऐसे 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 घूमता रहेगा, और ये माइलिनेट कर देता है एक एक्सॉन की बॉडी को। ठीक है ना, और जहाँ पर ये माइलिनेशन नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, वहीं से कंडक्शन होता है इम्पल्स का, विच वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, क्लस्टर ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज मैं बहुत बार बता चुका हूँ, चलिए यहाँ रिवीजन कर देता हूँ। गैंग्लिया, गैंग्लिया किसको कहते हैं? पीएनएस में जो क्लस्टर रहेगा ना न्यूरोनल सेल बॉडीज को, उसको गैंग्लिया कहेंगे, और सीएनएस में जो क्लस्टर रहेगा उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे एक्सॉन्स, उसको कहेंगे न्यूक्लियस। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गैंग्लिया कहाँ होता है? पीएनएस में। न्यूक्लियस कहाँ होता है? सीएनएस में। बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स के बारे में बात करें तो नर्व इज ए बंडल ऑफ एक्सॉन्स। ऐसा नहीं, नर्व किसको कहेंगे? एक एक्सॉन ऐसा लटका हुआ है धीरे से,
ठीक है, मान लीजिए एक एक्सॉन है, एक एक्सॉन ऐसे लटका है, तो इसको सिर्फ नर्व नहीं करेंगे, बहुत सारे एक्सॉन यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे बॉल सेल्स बॉडीज़ हैं, बहुत सारे, और सबके एक्सॉन्स आ रहे हैं यहाँ पर ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये क्या बना दिया, एक बंडल बना दिया, ये एक्सॉन का एक बंडल बना दिया, ठीक है ना। इस बंडल को हम क्या कहेंगे, नर्व्स। इस पूरे बंडल को हम कहेंगे नर्व्स। कार्नियल नर्व्स कंडक्ट द ब्रेन, connect the brain to the periphery, whereas the spinal nerves connect the spinal cord to the periphery। ये तो सिंपल सी बात है कि जो कार्नियल नर्व्स है वो ब्रेन से आता है, और स्पाइनल नर्व जो है स्पाइनल कॉर्ड से आता है, और वो पेरिफेरी से कनेक्ट करता है। तो ट्रैक इज ए बंडल ऑफ एक्सॉन्स दैट इज लोकेटेड इन सीएनएस। ठीक है, ट्रैक क्या है, देखिए आप इस तरीके से समझिए कि जो भी नर्व्स का कंडक्शन होगा वो कहाँ से होगा, ये बॉडी से होगा, ये बॉडी से हुआ और ये जब गया नर्व ब्रेन तक गया। तो जिस पाथ से कंडक्शन होता है उस पाथ को हम ट्रैक कहते हैं। ठीक है, तो ये ट्रैक क्या है, स्पाइनल कॉर्ड में भी हो सकते हैं और ब्रेन में भी हो सकते हैं, जो कि इंटरकनेक्ट करते हैं न्यूरॉन्स को, ब्रेन और स्पाइनल, जो कि इंटरकनेक्ट करते हैं न्यूरॉन्स को, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स को जो कनेक्ट करते हैं ना, उसको ट्रैक्स करते हैं। चलिए मैं एक दिखा देता हूँ आपको बना के यहाँ पे। सो मान लीजिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने एक ये बनाया, सॉरी ये बनाया हमने ब्रेन, और यहाँ से ये जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से ये जा रहा है। ठीक है, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर, तो आप सब जान लीजिए कि ग्रे मैटर और वाइट मैटर से ही हमारा ब्रेन सिस्टम बना होता है। ग्रे मैटर जो होता है, वाइट मैटर जो होता है वो ग्लिस्टरिंग होता है, और ग्रे मैटर जो होता है वो थोड़ा डल अपीयर करता है। ग्लिस्टरिंग क्यों होता है, क्योंकि उसमें माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं की मात्रा ज़्यादा होता है, इसलिए वो वाइट ग्लिस्टरिंग अपीयर करता है। ग्रे मैटर में क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के न्यूरोनल बॉडीज़ होते हैं, सेल बॉडीज़ होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं, एंड न्यूरोग्लिया सेल्स। न्यूरोग्लिया सेल्स में एस्ट्रोसाइट्स आ गए, ओलिगोसाइट्स आ गए, जितने भी हैं, चाहे वो एपेंडाइमल सेल्स जितने भी हैं, सब क्या बनाते हैं, ग्रेइश अपीयरेंस देते हैं ग्रे मैटर को। और ये ग्रेइश अपीयरेंस क्यों देते हैं, इसका मेन कारण क्या है, निसल्स बॉडी, इन निसल्स बॉडी जो होते हैं ना, ये ग्रे कलर जो देते हैं ना, ब्रेन के आउटर लेयर को जो ग्रे कलर मिलता है वो निसल्स बॉडी के कारण मिलता है, उनके कलर्स के कारण मिलता है। अब बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि ब्लड ब्रेन बैरियर जो है ना, वो एक तरह का लेयर होता होगा, उसके थ्रू ब्लड उसके उधर नहीं जा पाता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसा कुछ नहीं, कोई लेयर नहीं होता है, एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, वो ब्लड कैपिलरीज को ऐसे 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 पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं, इसलिए ब्लड वेसल्स वाइट एंड ग्रे मैटर दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन वो ब्लड वेसल्स को ना एस्ट्रोसाइट्स या जो भी सपोर्टिंग सेल्स है लाइक सैटेलाइट सेल्स, स्वान सेल्स, उनको ऐसे पकड़े रहते हैं ब्लड वेसल्स को, ताकि कोई भी सामान ब्रेन सेल्स तक, न्यूरॉन्स तक डायरेक्टली ना पहुंच जाए। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर हमारा ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर आप देख लीजिए। तो देखिए ब्रेन में ना ग्रे मैटर जो होता है आउटर लेयर होता है, यहाँ पर देख लीजिए ये आउटर लेयर है। ठीक है, ये आउटर लेयर है, सॉरी ये आउटर लेयर जो है ना, आउटर लेयर, ये है ग्रे मैटर। लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वहाँ पर उल्टा होता है। स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर जो है ना, ये एच शेप्ड जो बना रहा है, ठीक है, ये देखिए ये वाला एरिया, ठीक है, ये होता है ग्रे मैटर, और आउटर वाला जो होता है वो होता है वाइट मैटर। ठीक है, तो दोस्तों हमने जान लिया ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर को, और ये ब्रेन टिश्यूज हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया है।
अब आगे की वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कंडक्शन होती है उसके बारे में पढ़ेंगे. सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. So let's revise the entire session with the help of an animated video which has been taken from an YouTube channel, and this video is used only for education purpose. There is no copyright of Doctor's DNA over this video. So let's begin the video. Neuroglial cells. This topic deals with different types of neuroglial cells and their functions. When a human body is made transparent, we can see a network of nervous system inside it. The brain is the most vital part of the nervous system. Inside the brain, we find neurons along with various other types of other cells like oligodendron, which are irregular in shape and are attached to axons by their protoplasmic process. Their function is to secrete myelin. When toxic substances damage the myelin sheath on the neuron, it is the oligodendron which secretes new myelin to heal the damaged neuron. There are some astrocytes which are found close to the capillaries. These astrocytes have a cell body and numerous branching protoplasmic processes, which help in giving support to the neurons. It absorbs food materials from the artery and then passes it to the neuron, so it is acting as a barrier between the blood and the neuron. There are some microglial cells which are scattered and seen floating around. They play an important role in the immunological defense of the nervous system. Microglial cells have the ability to engulf harmful substances. In a quick recap, we will understand that there are three types of neuroglial cells. One type is the oligodendron, which secretes myelin and helps to heal damaged neuron. Another type is the astrocyte, which helps to support the neurons and creates a blood-brain barrier. The third type of neuroglial cell is the microglial cell, which functions as immune cell and engulfs harmful substances. Vessels within the central nervous system. The barrier controls in a precise manner substances that can enter or leave the nervous tissue. It helps maintain the stable state, or homeostasis, of brain tissue amid the fluctuations of circulating substances in the blood, many of which can act as neurotransmitters and could create chaos in neuronal activities if allowed to diffuse freely into the brain. The barrier also protects the brain from blood-borne pathogens and toxins. The blood-brain barrier is composed of several cell types, including endothelial cells that form the wall of blood vessels, mural cells, namely pericytes, partially covering the outside of endothelial cells, and glial cells, astrocytes, whose extended processes, called end feet, wrap around the vessels. The endothelial cells alone can fulfill the functions of the blood-brain barrier, but their interactions with the adjacent cells seem to be required for its formation, maintenance, and regulation. The brain endothelial cells, unlike their counterparts in other tissues, possess unique properties that allow them to tightly control the passage of substances between the blood and brain. These properties can be classified into physical, transport, and metabolic categories. The brain endothelial cells are held together by tight junctions, which serve as physical barriers, preventing movements of substances through the space between cells. They have very low rates of vesicle-mediated transcellular transport. They control the movement of ions and substances with specific transporters, of which there are two major types: efflux transporters and nutrient transporters. Efflux transporters use cellular energy to move substances against their concentration gradient. These transporters are usually located on the blood side of endothelial cells. They transport lipophilic molecules, which have passively diffused through the cell membrane, back to the blood. Nutrient transporters, on the other hand, facilitate the movement of nutrients, such as glucose and essential amino acids, into the brain down their concentration gradient.
The brain endothelial cells also contain a number of enzymes that metabolize and thus inactivate certain neurotransmitters, drugs, and toxins, preventing them from entering the brain. An intact blood-brain barrier is critical for normal brain functions. Neurological diseases such as encephalitis, multiple sclerosis, brain traumas, Alzheimer's disease, epilepsy, strokes, and tumors can breach the barrier, and this in turn contributes to disease pathology and further progression. To note, however, that not all areas of the brain have the blood-brain barrier. For example, some brain structures are involved in hormonal control and require better access to systemic blood, so they can detect changes in circulating signals and respond accordingly. These non-barrier areas are located around the midline of the ventricular system and are known as circumventricular organs. Some of their bordering regions have a leaky barrier. The blood-brain barrier also has its downside. While it protects the brain from unwanted drugs and toxins, it also prevents therapeutic drugs from entering the central nervous system to treat diseases. Several strategies are developed to overcome this obstacle, including delivering the drug directly into the cerebrospinal fluid, use of vasoactive compounds, designing drugs with higher lipid solubility, hacking the endogenous transport system to carry the drug, and blocking the efflux transporter that pumps the drug back